सुरभि जा चुकी थी, लेकिन प्रोफेसर अभिजीत के दिल में तो जैसे सागर की लहरें टकरा रही थी। मायूसी और निराशा के भंवर में डूबे वे सुरभि के बारे में सोचते रहे। धीरे धीरे अतीत की यादों के चलचित्र उनके स्मृति पटल पर सजीव होने लगे। उस दिन प्रोफेसर अभिजीत एमएससी की क्लास से बाहर आए ही थे कि कॉलेज के कैंपस में उन्हें सुरभि खड़ी दिखाई दी। वह उनकी ओर तेज कदमों से आगे बढ़ी। प्रोफेसर उसे कैसे भूल सकते थे? आखिर वह उनकी छात्रा थी। उनके जीवन में शायद सुरभि ही थी जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। गुलाबी सलवार सूट और लाल रंग की चुन्नी में वह भला की खूबसूरत लग रही थी। नज़दीक आते ही सुरभि हाँफते स्वर में बोली, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मॉर्निंग, अच्छा हूँ। आप सुनाओ सुरभि, कैसी हो? अभिजीत ने हंसते हुए पूछा। अच्छी हूँ। कमाल है सर, आपको मेरा नाम अभी भी याद है? सुरभि ने खुश होते हुए कहा। यू आर राइट सुरभि, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं होता। प्रोफेसर अभिजीत जैसे अतीत की गहराइयों में खोने लगे। सुरभि ने टोकते हुए कहा, सर, मैं आपसे एक परेशानी पर विचार करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सर, मेरी सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं। मैं उन्हीं के लिए आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। बड़ी खुशी की बात है, चलो डिपार्टमेंट में बैठते हैं, प्रोफेसर अभिजीत ने कहा। अंग्रेजी विभाग में सुरभि प्रोफेसर अभिजीत के पास की कुर्सी पर बैठी थी और गंभीर मुद्रा में नोट्स लिखने में बिजी थी। अचानक प्रोफेसर को अपने पैर पर पैर का स्पर्श महसूस हुआ। उन्होंने फौरन सुरभि की ओर देखा। वह अपनी नोटबुक में डिक्टेशन लिखने में व्यस्त थी। भावहीन गंभीर मुख मुद्रा अभिजीत को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। ये बेख्याली में हुई साधारण सी बात थी। कुछ समय बाद प्रोफेसर अभिजीत से उनका मोबाइल नंबर लेते हुए सुरभि ने अपने चिर परिचित अंदाज में पूछा, सर, मैं फिर कभी आपको परेशान करूं तो आपको बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं, तुमको जब भी ज़रूरत हो फ़ोन कर सकती हो, प्रोफेसर अभिजीत ने खुश होते हुए कहा। मुस्कुराती हुई सुरभि जा चुकी थी। प्रोफेसर अभिजीत को अपने कमरे में एक अनोखी महक अभी भी महसूस हो रही थी। उन्हें लगा शायद इस खुशबू का कारण सुरभि ही थी। प्रोफेसर फिर विचार श्रृंखला में डूब गए। लगभग 5 साल पहले एमएससी करके गई थी सुरभि। वे उसकी योग्यता और अन्य खूबियों से बेहद प्रभावित थे। वह यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही थी। प्रोफेसर की 12 साल की सर्विस में सुरभि उनकी बेहद पसंदीदा छात्रा रही थी। प्रोफेसर थे भी कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील और आत्म केंद्रित, और देखने में भी बहुत स्मार्ट थे। हमेशा जैसे अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे, लेकिन छात्रों में वे बड़े ही लोकप्रिय थे। लगभग 8-10 दिन बीते होंगे कि एक दिन शाम को सुरभि का फ़ोन आ गया। प्रोफेसर अभिजीत की खूबी थी कि वे हमेशा अपने विद्यार्थियों की परेशानियों का निवारण करते थे। कॉलेज में अथवा बाहर, घर में वे हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें खुशी थी कि सुरभि अपना भविष्य संवारने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। 2 दिन बाद उनके मोबाइल पर सुरभि द्वारा भेजा एक मैसेज आया। लिखा था, अगर आपको मैं एक पेन दूँ तो आप मेरे लिए क्या मैसेज लिखेंगे? रिप्लाई सर। प्रोफेसर ने ध्यान से मैसेज पढ़ा। उन्होंने जवाब दिया, दुनिया में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। यही तो उनका जीवन दर्शन था। इंसान हैवानियत की ओर तो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसकी इंसानियत पीछे छूटती जा रही है। भौतिकवाद की अंधी दौड़ में जैसे सब अपने जीवन मूल्यों और संवेदनाओं को व्यर्थ का कचरा समझ भूलते जा रहे हैं, उनका अपना जीवन इसी विचार पर तो टिका हुआ था। अड़चनों व संघर्षों के बाद भी अभिजीत अपने विचार बदल नहीं पाए थे। उनकी पत्नी प्रेमा उनके विचारों से कतई सहमत नहीं थी। वे व्यवहारिक और सामान्य सोच रखती थी, जिसमें स्वहित से ऊपर उठने की ललक नहीं थी। प्रोफेसर का वैवाहिक जीवन बहुत ही संघर्षमय था।
गृहस्थी की गाड़ी यूं ही घसीटती हुई चल रही थी। 37 साल की उम्र होने पर भी प्रोफेसर दुनियादारी से दूर रहते हुए किताबों की दुनिया में खोए रहना ही ज़्यादा पसंद करते थे। नियति को भी शायद यही मंजूर था। अभिजीत के बचपन, जवानी और प्रौढ़ावस्था के सारे वसंत खाली और सूने सूने गुजरते गए। उन्होंने अपनों या पराये के लिए क्या नहीं किया, शायद इसे वे अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझते थे। उन्हें पता था कि दुनिया वालों की नज़र में वे अच्छे इंसान बन पाए थे, कारण अच्छे की परिभाषा पर विवाह से ज़्यादा ज़रूरी आत्मसंतोष का भाव था, जो दूसरों के लिए कुछ करने से पहले ही महसूस हो सकता है। कुछ दिन बीते होंगे कि सुरभि का फिर से फ़ोन आ गया। अब तो प्रोफेसर अभिजीत को उसकी हेल्प करना सुकून का काम लगता था, लेकिन एक बड़ी घटना ने उनके जीवन में तूफान ला दिया। 1-2 दिन के बाद सुरभि का पहले वाला ही मैसेज फिर आया कि मेरे लिए एक संदेश प्लीज़। प्रोफेसर सोच में पड़ गए। सुरभि थी बेहद बुद्धिमान, शोख मिजाज और हंसमुख। मजाक करना उसकी आदत में शुमार था। पता नहीं उनको क्या सूझा, उन्होंने वो मैसेज जो का त्यों सुरभि को रीसेंड कर दिया। थोड़ी देर बाद ही उसका जवाब आया, आई लव यू सर। प्रोफेसर अभिजीत को अपने बदन में 440 वोल्ट का करंट सा प्रवाहित होता महसूस हुआ। उन्हें कल्पना नहीं की थी कि सुरभि ऐसा मैसेज भी उन्हें भेज सकती है। काफ़ी देर तक वे सकते की हालत में सोचते रहे। फिर उन्होंने सुरभि को रिप्लाई किया, ये मजाक है या गंभीरता से लिखा है? सुरभि का जवाब आया, सर इसमें मजाक की क्या बात है? अब तो प्रोफेसर अभिजीत की हालत देखने लायक थी। ये सच था कि सुरभि उन्हें बहुत प्रिय थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी प्रेम की नज़र से नहीं देखा था। उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने सुरभि को मैसेज भेजा, आप लव की परिभाषा जानती हैं? मैसेज के जवाब में सुरभि का रिप्लाई था, क्यों नहीं सर, प्रेम तो देने की अनुभूति है, कुछ लेने की नहीं। प्रेम में इंसान सब कुछ खोकर भी खुशी महसूस करता है। लव तो सेक्रीफाइस है ना सर। क्या जवाब देते प्रोफेसर अभिजीत? उन्होंने इस बातचीत को यहीं विराम दिया और अपने कमरे में बैठकर अपना ध्यान हटाने का प्रयास करने लगे। न चाहते हुए भी उनके दिल दिमाग में वह संदेश उभर आता था। ये सच है कि कृत्रिम नियंत्रण से मानव मन की भावनाएं, संवेदनाएं सुषुप्त हो सकती हैं, लेकिन लुप्त कभी नहीं हो पाती। जीवन का कोई विशेष क्षण उन्हें पुनः जागृत कर सकता है। प्रोफेसर अभिजीत के दिल में कुछ ऐसी ही उथल पुथल मच रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सही है या गलत, नैतिक है या अनैतिक। कुछ दिन इसी कश्मकश में बीत गए। अगले सप्ताह अचानक सुरभि कॉलेज में दिखाई दी। उसे देखते ही प्रोफेसर अभिजीत को अपना सारा बनावटी कंट्रोल ताश के पत्तों की तरह ढहता महसूस होने लगा। आज उनकी नज़र कुछ बदली बदली लग रही थी। क्या देख रहे हैं सर? अचानक सुरभि ने टोका। अभिजीत को लगा जैसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए हों। लड़खड़ाती जबान से बोले, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उन्हें लगा शायद सुरभि ने उनकी चोरी पकड़ ली थी। कुछ देर बाद सुरभि बोली, सर पेपर में आपका लेख पढ़ा, अच्छा लगा, मैं और भी पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज़ अपनी लिखी कोई बुक दीजिए ना। एक लेखक के लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि कोई प्रशंसक उनकी रचनाओं के लिए ऐसी उत्सुकता दिखाए। उन्होंने फ़ौरन अपनी एक किताब सुरभि को दे दी। उनकी नज़र अब भी सुरभि को निहार रही थी। सुरभि किताब के पन्नों को पलट रही थी तो अभिजीत ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, उस दिन तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे किया सुरभि? वो मजाक नहीं था सर, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सुरभि ने प्रत्युत्तर में सवाल किया, क्या किसी से प्रेम करना गलत है? मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती? अभिजीत हड़बड़ाकर बोले, वो सब तो ठीक है सुरभि, लेकिन क्या मैं गलत नहीं हूँ? मैं तो शादीशुदा हूँ। यह अनैतिक नहीं होगा क्या? मैंने ये कब कहा सर कि आप मुझसे प्रेम कीजिए? मुझे आप अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपको चाहती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन आपसे कोई उम्मीद नहीं करती सर। सुरभि ने दृढ़ता से कहा। अभिजीत को अपना सारा ज्ञान व अनुभव इस लड़की के आगे बौना महसूस होने लगा।
अब उनके दिल में भी प्रेम की तरंगें उठने लगी, लेकिन उन्हें व्यक्त करने का साहस उनमें नहीं था। कुछ समय के बाद सुरभि चली गई। अभिजीत अब अपने आप को एकदम बदला बदला सा महसूस करने लगी, क्योंकि आज सही मायनों में उन्होंने सुरभि को देखा था। उन्हें लगा उसके जैसा सौंदर्य दुनिया में शायद ही किसी लड़की में दिखाई दे। अब प्रायः रोज ही मोबाइल पर उनके बीच बातें होने लगी। प्रोफेसर अभिजीत को हर पल उसका इंतज़ार रहता, हमेशा उसकी यादों और कल्पनाओं में खोए खोए से रहने लगे। कल तक जो बातें अभिजीत को व्यर्थ लगती थी, अब वे सरस और मधुर लगने लगी। यही सही है कि प्यार में बड़ी ताकत होती है, वह इंसान का काया पलट कर सकता है। अभिजीत के दिमाग में अब सुरभि के अलावा कुछ न था। आंखों में बस सुरभि का ही अक्स समाया रहता। जहाँ भी जाते, बाजार में उन्हें सब चीज़ें आकर्षित करने लगती, जिन्हें देखकर उन्हें लगता कि सुरभि के लिए अच्छा गिफ्ट रहेगी। कभी ड्रेस तो कभी कुछ। अनायासी वे बहुत कुछ खरीद लाते, लेकिन इस तरह के गिफ्ट सुरभि ने एक दो ही लिए थे, वह भी बहुत जोर देने पर। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। दोनों को परस्पर बौद्धिक वार्तालाप में भी प्रेम की अनोखी अनुभूति महसूस हुआ करती थी। सुरभि का एक कथन अभिजीत के दिल को छू गया। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है सर। मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि आप मुझे अपना समय देते हैं, मुझे याद करते हैं। खाली समय में अभिजीत अपने हिसाब से इन वाक्यों का विश्लेषण करते, इन कथनों का मनमाफिक अर्थ निकालने का प्रयास करते। इस प्रक्रिया में उन्हें अनोखा आनंद आता। उनकी कल्पनाओं का चरम बिंदु अब सुरभि पर केंद्रित हो चुका था। लेखन का प्रेरणा स्रोत अब सुरभि ही थी। लेकिन ये जीवन है जिसमें विचित्रताओं का ऐसा घालमेल भी रहता है जो अक्सर संशय की स्थिति उत्पन्न करता रहता है। उस दिन अभिजीत अपने डिपार्टमेंट में बैठे थे कि अचानक सुरभि आ गई। इस तरह बगैर किसी सूचना के उसे अपने सामने खड़ा देखकर अभिजीत बहुत खुश हुए। सुरभि से वे आज बहुत कुछ कहने के मूड में थे। सुरभि बहुत खुश लग रही थी। दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि अचानक सुरभि ने अपना हैंडबैग खोलकर एक कार्ड प्रोफेसर के सामने रखा। पहले उन्हें लगा शायद किसी पार्टी का निमंत्रण कार्ड है, लेकिन कार्ड पर नज़र पड़ते ही उन पर वज्रपात हुआ। वह सुरभि की शादी का कार्ड था। सुरभि अनुरोध करते हुए बोली, सर आप ज़रूर आइएगा, आपके बगैर मेरी शादी अधूरी है। आप मेरे सबसे करीबी हैं, इसलिए मैं स्वयं आपको निमंत्रित करने आई हूँ। अभिजीत अपने होठों पर जबरन मुस्कान लाकर कृत्रिम खुशी जाहिर करते हुए बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। सुरभि हंसते हुए बोली, नहीं सर, मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहती, आना ही पड़ेगा। आखिर आप मेरा पहला प्यार हैं। प्रोफेसर अभिजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। पल भर में उनके अरमान मिट्टी में मिल गए थे। नैतिकता अनैतिकता के सारे प्रश्न जिनसे वे आज कल जूझते रहते थे, अब एकाएक व्यर्थ हो गए। सूनी जिंदगी की बेड़ियां उन्हें वापस अपनी ओर खींचती हुई महसूस होने लगी। मृग मरीचिका सी उपजी हरियाली की उम्मीद एकाएक घोर सूखे और अकाल में बदल गई। सुरभि जा चुकी थी। अभिजीत अपनी कुर्सी पर सिर टिकाए आंखें मूंदे सोचते रहे। उन्हें यही लगा जैसे सुरभि वाकई एक सपना थी, जो कुछ दिनों की खुशियों के लिए ही उनकी ज़िंदगी में आई थी। समय की त्रासदी ने फिर उनकी ज़िंदगी को बेजार बना दिया था। उन्हें लगा गलती सुरभि की नहीं, उनकी ही थी, जिन्होंने प्रेम की पवित्र भावना को समझने में भारी भूली कर दी थी। उन्हें अपना समस्त किताबी ज्ञान अधूरा महसूस होने लगा। अचानक पीरियड की बंजी घंटी से उनकी तंद्रा टूटी। वे सुखद ख्वाब से वापस यथार्थ में लौट आए। अनमने भाव से वे क्लासरूम की ओर बढ़ गए, लेकिन उनका मन आज पढ़ाने में नहीं था। शाम को घर आकर भी वे उदासी के आलम में ही खोए रहे। उनकी पत्नी प्रेमा ने उनके ब्रीफकेस में रखा सुरभि की शादी का कार्ड देख लिया था, इसलिए चाय पीते हुए पूछने लगी, क्या आपकी फेवरेट स्टूडेंट की शादी हो रही है? आप तो इस शादी में ज़रूर जाओगे। अभिजीत को लगा जैसे किसी ने उनके जले घाव पर नमक छिड़क दिया हो। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रेमा के साथ रहकर अपने
वैवाहिक जीवन से अभिजीत ने कभी प्रेम का अनुभव नहीं किया। इस समय उसकी मुख मुद्रा से साफ झलक रहा था जैसे सुरभि की शादी का कार्ड उसके लिए खुशी के खजाने की चाबी जैसा था। विरक्त भाव से प्रेमा ने कार्ड को एक तरफ पटकते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है। अभिजीत अब भी चुप रहे। उन्होंने जवाब देने का उपक्रम नहीं किया। प्रेमा ने फिर पूछा, आपको तो शादी में जाना ही होगा, भला आपके बगैर सुरभि की शादी कैसे हो सकती है? प्रेमा के चेहरे पर मंद मंद हंसी थिरक रही थी। अभिजीत उठकर अपने कमरे में चले गए। 2 दिन बाद सुरभि की शादी थी। उन्होंने शादी में न जाने का ही फैसला किया। सुरभि की शादी हो गई। अब वे जल्दी से सब कुछ भुला देना चाहते थे। उनका मन अभी बेचैन और विचलित था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने को संयत कर लिया। प्रेमा के व्यंग बाण अब भी जारी थे। दिन बीतने लगे। अभिजीत ने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था। कारण, पुराने मोबाइल से सुरभि की यादें इस कदर जुड़ी चुकी थी कि उसे देखते ही उनके दिल में हुक सी उठने लगती थी। आज अभिजीत घर में अकेले थे। प्रेमा किटी पार्टी में गई हुई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। अभिजीत ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने सुरभि खड़ी थी। उसको सामने देखकर प्रोफेसर अभिजीत अचंभित रह गए। मुंह से एक शब्द भी ना फूट सका। सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, इजाज़त हो तो अंदर आ जाओ सर। अभिजीत एक तरफ हटकर खड़े हो गए। हड़बड़ाते हुए वे कुछ न कह सके। सुरभि ड्राइंग रूम में बैठी थी। संयोग से इस समय मेड भी नहीं थी। दोनों अकेले थे। सुरभि ने ही बातचीत शुरू की। आखिर आप नहीं आए ना सर, मैंने आपका कितना इंतज़ार किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है सुरभि, दरअसल मैं व्यस्तता के चलते आना ही भूल गया था। हाँ सर, ये तो सही है, आप मुझे क्यों याद रखेंगे, लेकिन मैं तो आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलती हूँ। एहसास है आपको? सुरभि की बातों को अभिजीत समझ नहीं पा रहे थे। और सुनाओ, कैसी हो? कैसी रही तुम्हारी शादी? प्रोफेसर अभिजीत ने विषय को बदलते हुए कहा। शादी शादी तो अच्छी ही होती है सर। शादी को होना था सो हो ही गई, बस। सब सुरभि के जवाब का ऐसा लहजा अभिजीत को अखरने लगा। उत्सुकतावश उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों कहती हो सुरभि? क्यों ना कहूँ सर, ये शादी तो एक औपचारिकता थी। मेरे मम्मी पापा शायद मुझसे अपनी परवरिश का कर्ज वसूलना चाहते थे, इसलिए उनकी इच्छा के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सुरभि के चेहरे पर दुख के भाव दिखाई दे रहे थे। मैं समझा नहीं, अभिजीत ने चौंकते हुए पूछा। दरअसल मेरे पापा के ऊपर मेरे ससुराल वालों का लाखों रुपए का कर्ज था, जिसे सूद सहित चुकाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया गया। कर्ज और ब्याज की वसूली के लिए मेरे ससुराल वालों ने अपने बिगड़ैल बेटे की शादी मुझसे कर दी है। अब तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया है। तो क्या तुम इस शादी के लिए सहमत नहीं थी? अभिजीत ने बेसब्री से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरे पापा की मजबूरी थी। मैं इस शादी से संतुष्ट नहीं हूँ, सुरभि ने दृढ़ता से जवाब दिया। सुरभि, रियली तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, अभिजीत ने दुखी होते हुए कहा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट द एंड सर। उन्होंने मेरे शरीर पर ही तो विजय पाई है, दिल पर तो नहीं। सुरभि के चेहरे पर अब हंसी साफ नज़र आ रही थी। थोड़ी देर बाद सुरभि चली गई, लेकिन उसने प्रोफेसर का नया मोबाइल नंबर पुनः ले लिया था। कुछ देर बाद पत्नी प्रेमा भी आ गई। शायद उनकी छठी इंद्रिय कुछ ज़्यादा ही सक्रिय थी, सो उन्होंने घर में प्रवेश करते ही पूछा, यहाँ अभी कोई आया था क्या? हाँ, सुरभि आई थी, अभिजीत ने दृढ़ता से जवाब दिया। ओह, तभी तो मैं कहूँ कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। आपके चेहरे की ऐसी खुशी मुझे सब कुछ बता देती है। प्रेमा के कटाक्ष दोबारा चालू हो गए। दूसरे दिन अभिजीत के मोबाइल पर सब सुरभि का एक मैसेज आ गया। यथार्थ के साथ विद्रोह या समझौते में से कौन सा विकल्प बेहतर है? अभिजीत का खुद पर से नियंत्रण अब फिर से हटने लगा। प्रेम में असीम शक्ति होती है, अतः सुरभि के साथ मोबाइल पर पुनः बातचीत चालू हो गई। उन्होंने रिप्लाई किया, जीवन में दोनों का अपना अपना विशेष महत्व है, या यूँ समझे कि महत्व संदर्भ का है।
सुरभि का फिर संदेश आया, दिल की आवाज़ और दुनिया की झूठी प्रथाएं या परंपराओं का बोझ ढोने से बेहतर है इंसान विद्रोह करे। एम आर राइट सर? अभिजीत ने रिप्लाई किया, यू आर यूनिक। तुम जो करोगी सोच समझ कर ही करोगी। पता नहीं सुरभि को उनका जवाब कैसा लगा, लेकिन उन दोनों का मेल जोल बढ़ता गया। वह सिविल सर्विसेज की तैयारी के सिलसिले में अक्सर कॉलेज आया करती थी। अभिजीत को उसके हाव भाव या व्यवहार से कहीं नहीं लगता था कि उसकी नई नई शादी हुई है। वह तो जैसे अपने मिशन की सफलता के लिए पूरी गंभीरता से जुटी हुई थी। सुरभि की मेहनत रंग लाई, सिविल सर्विसेज में उसका चयन हो गया। अभिजीत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुरभि की ऐसी शानदार सफलता के कारण शहर की विभिन्न संस्थाओं की तरफ से उसके लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सुरभि की जिद के कारण अभिजीत उसमें शरीक हुए। प्रेमा मैडम ना चाहते हुए भी सुरभि के आग्रह के कारण अभिजीत के साथ आ गई। एक समारोह में जब सुरभि को सम्मानित किया जा रहा था, तब सुरभि ने स्टेज से जो व्यक्त किया वह शायद अभिजीत के जीवन की सर्वश्रेष्ठ अनुभूति रही। सुरभि ने अपनी सफलता का संपूर्ण श्रेय प्रोफेसर अभिजीत को दिया और अपने सम्मान से पहले उनका सम्मान कराया। अन्य लोगों के लिए शायद यह घटना थी, लेकिन उसके पति विजय ठाकुर, प्रोफेसर अभिजीत और मैडम प्रेमा के लिए यह साधारण बात नहीं थी। कोई खुश था तो कोई ईर्ष्या से जला भुना जा रहा था। सुरभि का पति तो इस घटना से इतना नाराज़ हो गया कि कुछ दिन के बाद ही सुरभि को तलाक ही दे बैठा। शायद सुरभि के लिए नियति का ही उपहार था। प्रशिक्षण के बाद सुरभि की तैनाती दिल्ली में हो गई। 1-2 वर्ष का समय बीत चुका था। जिम्मेदारियों के बोझ ने उसकी व्यस्तता को और बढ़ा दिया था। दोनों का संपर्क अब भी कायम रहा। अचानक एक दिन ऐसी घटना घटित हुई कि दोनों की दोस्ती को एक नई दिशा मिल गई। एक दिन एक रोड एक्सीडेंट में प्रोफेसर अभिजीत को गहरी चोट लगी थी। वे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। उन्हें ओ नेगेटिव ग्रुप के खून की सख्त ज़रूरत थी। मैडम प्रेमा फॉरेन टूर पर गई थी। उन्हें सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने जल्दी आने का कोई उपक्रम नहीं किया। लेकिन उनके छात्र उनका जीवन बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। खून की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। पता नहीं कैसे सुरभि को इस घटना का पता चला और वह सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। संयोग से उसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव ही था और समय पर रक्तदान करके उसने अभिजीत सर की जान बचा ली। कुछ घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो बेड के नज़दीक सुरभि को देख वे बेहद खुश हुए। परिस्थितियों ने जैसे उनके अनोखे प्रेम की पूर्ण व्याख्या कर दी थी। प्रेम अनोखा इसलिए था कि इसमें कोई काम लिप्सा तो नहीं थी, लेकिन एक अद्भुत शक्ति, संबल और आत्मबल कूट कूट कर भरा था। अभिजीत को लगा कि सुरभि कोई स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत में उनकी अपनी है, जो स्वप्न देखती है लेकिन खुली आंखों से। अब उन्होंने हकीकत को स्वीकार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। संभवतः अब उनमें इतनी हिम्मत आ चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।